Good morning, girls. BA English Literature, second year. Okay. हम पढ़ रहे थे हमारी स्टोरी पर्ल्स एट बक। ठीक है, इनके बारे में हमने कल पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, स्टोरी द रिफ्यूजी इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, रिफ्यूजी स्टोरी का भी इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था कि पर्ल्स एट बक जो लेखिका है वो कहाँ पे उनका लालन पालन हुआ था, चाइना में। ठीक है, और वर्जीनिया में उनकी क्या हुई थी, स्टडी हुई थी। तो उन्होंने जो स्टोरी लिखी है चाइनीज रेफ्यूजीज के ऊपर उन्होंने स्टोरी लिखी है। चाइना में क्या होता है कि हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे। ठीक है, बाढ़ आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से वहाँ के जो रहने वाले किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने से उनको अपनी फसलें पूरी उनकी बर्बाद हो जाती है। उनकी धरती जो जमीन है, उनके जो खेत है, उसमें क्या होता है, पानी पानी बन जाता है। तो उनको उस स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होना पड़ता है। तो ट्रांसफर होने के द्वारा उनकी जो मनोस्थिति होती है, वो जो चीजों को फेस कर रहे होते हैं, वो इस स्टोरी में पर्ल्स बक ने दिखाई है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक इसमें क्या है, ओल्ड फार्मर, ओल्ड मैन। ठीक है, वन जो कैरेक्टर है द ओल्ड मैन। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इसमें है उसका ग्रैंड सन। ये कौन है, दादा, और ये है इसका पोता। ठीक है, इस कहानी के जो कैरेक्टर है वो कौन है, दो इसमें कैरेक्टर हैं। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो समरी ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले मैं आपको समरी ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ। ओके, समरी ऑफ द स्टोरी, रिफ्यूजी पर्ल्स एट बक। पर्ल्स एट बक स्टोरी इंटिल्ड द रिफ्यूजी इज ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चाइनीज पेंट्स। पेंट्स किसको बोलते हैं, जो किसान होते हैं, खेती करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है। तो कैसी स्टोरी है ये है ए ट्रेजिक स्टोरी। ट्रेजिक मीन्स होती है दुखांत, जिसका अंत थोड़ा दुख भरी हुई हो। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चाइनीज पेसेंट वर्ग होता है, जिसको बोलते हैं हम किसान वर्ग, या आप उसको फार्मर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चाइनीज पेजेंट हु हैव बीन अपरूटेड ड्यू टू द फ्लड, जो किसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, अपरूटेड ड्यू टू द फ्लड, बाढ़ के द्वारा। ओके, जो बाढ़ आने के कारण वो अपनी जो फसल है, जो उनकी जो धरती है, जो जमीन है, वो उससे वो मतलब प्रभावित होते हैं, और उनको अपरूटेड, रूट मीन्स होता है कि जड़ें जमी हुई होना, अपरूटेड मीन्स उन जड़ों से मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। तो ये एक तरीके की एक स्टोरी है जो उन किसानों के ऊपर लिखी हुई है, चाइनीज किसानों के ऊपर, जो चाइना में रहते हैं, और फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण उनको
स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तो उस दौरान उनके जो घर है, उनकी जमीन है, उनका जो अनाज है, वो सब कुछ क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, they leave their homes and camp outside the walls of new capital। अब उन्हें क्या करना पड़ता है कि अपने घर, अपने जो जमीन है, वो सब कुछ छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, न्यू कैपिटल, नए शहरों की दीवारों, जो नए शहरों की दीवारों के पीछे, जैसे आप कभी शहर में गए हो तो आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ियां बना के दीवारों के पीछे गरीब जो लोग होते हैं वो अपने टेंट वगैरह बना के कैसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो इनको भी वैसे ही करना पड़ता है। There are many thousands in number and flood almost every trade and survives in the city। ये क्या है, लाखों की संख्या में है, थाउजेंड हजारों की संख्या में होते हैं। और फ्लड, बाढ़ जो है ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रभावित कर चुकी होती है। तो हजारों की संख्या में ये लोग हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाना इनको पड़ता है। There were several hundred of them passing at this moment। और इस मूवमेंट पे कोई लगभग 100 लोग एक साथ जा रहे थे। जब ये जर्नी कर रहे हैं, यहाँ से चाइना से ये जा रहे हैं न्यू कैपिटल में, तो लगभग कोई 100 लोग हैं ये एक साथ जो जर्नी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं 100 लोगों के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है। कौन है, ओल्ड मैन, और उसके साथ में उसका ग्रैंडसन है। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी आपको किस तरीके से है। यहाँ पे क्या हो चुका है, बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ आने के कारण ये पूरा इफेक्टिव हो गया है और इससे कम से कम कुछ 1000 लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो लोग जा रहे हैं, लगभग कोई 100 लोगों का एक झुंड है, एक ग्रुप है, जिसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति है और दूसरा है उसका पोता। ठीक है, grandson। 100 of them passing at this moment। If they did not look at anything nor at anyone, neither did any look at them। ये ना तो किसी को देख रहे हैं, ना ही किसी की तरफ देख रहे हैं, और ना ही इनको कोई लोग देख रहे हैं। ये अपने धुन में नीचे गर्दन करके अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और दूसरे लोग भी इनको इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये रोज का काम है, ये रोज बाढ़ आएंगी और ये लोग रोज यहाँ पे आएंगे। ठीक है, द सिटी वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मीन्स होता है शरणार्थी। शरणार्थी, ठीक है, जो शरण में आए हुए होते हैं। तो पूरा शहर किससे भर चुका है, रिफ्यूजीज से भर चुका है। शरणार्थियों से पूरा शहर जो है वो फुल हो चुका है, भर चुका है। Many thousands of them, उनमें से कोई हजारों लोग हैं। ठीक है, fed after a fashion, clothes somehow settled in mats and great camps outside the city walls। इनमें से कोई हजारों लोग हैं जिनके पास फटे हुए कपड़े हैं, जिनके पास कुछ मैट्स हैं, कुछ लोगों के पास कपड़े फटे हुए हैं, कुछ के गंदे कपड़े हो रखे हैं, कुछ ने तंबू जैसा कुछ ले रखा है। मतलब उन्होंने अपने सामान को ढो रहे हैं। और सिटी, आउटसाइड द सिटी वॉल्स, और जो शहर है, नया शहर है, न्यू कैपिटल है, उसके जो साइड के जो एरिए हैं, जो उनकी जो दीवारें हैं, उनके पास में वो लोग आते जा रहे हैं। At any hours of the day, lines of ragged men and women and a few children could be seen making their way towards the camps। और प्रत्येक घंटे के अंदर कितने कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं और यहाँ पे मतलब अपने कैंप, अपने जो तंबू है वो बनाते जा रहे हैं। And if any city dwellers noticed them, it was to think which increased bitterness। और क्या कहा जा रहा है, यदि बिटरनेस, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एट few children making their ways comes and if any city dwellers, और शहर में रहने वाले
जो भी लोग हैं जो प्रॉपर वहाँ पे रह रहे हैं वो अगर उनकी तरफ ऐसे देखते हैं तो ऐसे अजीब सी नज़रों से उनकी तरफ देखते हैं, मतलब ऐसे जैसे यार बाहर से आए हैं, गरीब हैं, मतलब जैसे हम लोग भी कई बार जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब जैसे जो वो होते हैं लोहार टाइप के जो लोग होते हैं जो अपने तंबू वंबू बना के रखते हैं, तो हम भी उनकी तरफ ऐसे देखते हैं कि यार ये लोग ऐसे हैं, नीचे जात के हैं, इस तरीके से, तो उसी तरीके से उन लोगों को वो देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं देखना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उल्टा हमें उन लोगों से सीखना चाहिए कि ये ऐसी लाइफ जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते। ठीक है। बिटरनेस, बिटरनेस मीन्स होता है कड़वापन, कड़वापन की तरफ से देखना, उनकी तरफ एक अजीब नजरों से देखना। These refugees bring the peace down because they are willing to work for almost anything in order to save themselves from starving. ये जो शरणार्थी हैं ये हर कुछ काम करने को तैयार हैं क्योंकि इन्हें अपना जीवन यापन करना है, इन्हें अपने आप को स्टे करना है, इसके लिए ये हर तरीके के काम करने के लिए भी राजी हैं, क्योंकि बिना काम के तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, और जब पैसे नहीं मिलेंगे उनको तो वो भूख से मर जाएंगे। तो भूख से मरने के लिए, भूखमरी से मरने के लिए लगभग किसी भी काम को किसी भी दाम पर करने के लिए तैयार है, मतलब कि अगर उनको कोई भी काम मिलता है तो वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। The local city dwellers don't look kindly to them because their presence at harming their trade. जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो नॉर्मल लोग, जो सिटी के ड्वेलर्स हैं, नगर के स्थानीय जो वासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो उनकी तरफ बिल्कुल भी दया की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि उनके होने से जो उनके जो खुद के जो धंधे हैं, जो काम है, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सस्ते में काम करने को रेडी हो जा रहे हैं, उनको कोई भी काम मिल रहा है तो करने को तैयार है। इसलिए जो उस नगर के सिटी के जो ड्वेलर्स हैं, नगरवासी हैं, रहने वाले हैं, वो उनसे नफरत कर रहे हैं क्योंकि उनके काम पे नुकसान हो रहा है। Among these uprooted people there is an old farmer. इन्हीं लोगों के अंदर एक क्या है, एक बूढ़ा किसान भी है। ठीक है, वो आ गया, ओल्ड मैन जो मैंने बताया था वो आ गया। He has with him his little grandson. उसके साथ में एक उसका छोटा सा पोता साथ में है। Both his son and daughter, उसके बेटे और बेटी जो थे, डॉटर इन लॉ, उसकी बहू जो थी, हैड बीन ड्रॉप्ड इनटू द फ्लड, जो बाढ़ में बह चुकी हैं, जिनकी क्या हो चुकी है, दोनों की मृत्यु बाढ़ में हो चुकी है। बाढ़ आने के कारण उसके बेटे और उसकी बहू की मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु होने के उपरांत उसके पास उसका एक छोटा सा पोता बचा है जिसको वो लेके वहां से निकल चुका है। He is too old, वो बहुत ही बूढ़ा है, hungry and tried to move, और बहुत भूखा है, फिर भी वो वहां से चला जा रहा है। मतलब कि tried to move, चलने में भी उसको मुश्किल से वो चल पा रहा है क्योंकि थका हुआ और भूखा होने के कारण और बूढ़ा होने के कारण, खाना नहीं मिलने के कारण वो काफी कमजोर हो गया, इस वजह से उसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। ए पर्सन टेक पीटी ऑफ हिम एंड गिव हिम ए सिल्वर कॉइन, एक पर्सन, एक इंसान वहां से जाता हुआ उसके ऊपर दया कर लेता है और उसको एक सिल्वर का, एक सिक्के का कॉइन, उसको कुछ रुपये सिक्के उसको देता है। एंड ए कॉपर पेनी, ठीक है, उसको एक सिल्वर का सिक्का और एक चांदी का सिक्का, उसको दो सिक्के उसको वो दे देता है कि ये बूढ़ा है, गरीब है बेचारा, इसलिए उसको दे देता है। द ओल्ड मैन बीजी टू स्मॉल बाउल ऑफ नूडल ऑफ हिज ग्रैंडसन, और जो बूढ़ा आदमी है अपने छोटे से प्याले में प्याला खरीदता है, नूडल का एक छोटा सा प्याला खरीदता है, किसको खिलाने के लिए, अपने पोते को खिलाने के लिए। उसके पास जब दो सिक्के आते हैं तो एक सिक्के से वो एक छोटा सा नूडल्स का प्याला खरीदता है अपने बच्चे को, जो उसका पोता है, उसको खिलाने के लिए। द ओल्ड मैन बिजी टू स्मॉल बाउल्स ऑफ नूडल्स फॉर हिज ग्रैंडसन, ही पे फॉर विथ द कॉपर पेनी ही हैज गॉट, जो उसको दो सिक्के मिले थे, एक चांदी का और एक कॉपर का, तांबे का,
तो एक तांबे का सिक्का वो उसके लिए पे कर देता है, उसको दे देता है नूडल्स खिलाने के लिए। थॉट ही इज हिमसेल्फ वेरी हंग्री, इसके बावजूद कि वो खुद भी बहुत ही भूखा था। एंड हैज द सिल्वर कॉइन विथ हिम, और उसके पास अभी भी एक चांदी का सिक्का बचा हुआ था। He does not spend it for himself, वो उस चांदी के सिक्के को अपने लिए खर्च नहीं करता है। He keeps the silver coin to buy seed for his land, वो उस सिल्वर कॉइन को किस लिए रखता है, बचा के अपनी जमीन पे वापस आके खेती करने के लिए और कुछ बीज खरीदने के लिए। He said, the best I can do for this grandson of mine is to buy a little seed for the land, वो बोलता है कि मैं सबसे बढ़िया सबसे अच्छा मेरे पोते के लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ मरने से पहले कि मैं अपने पोते के लिए उस जमीन के लिए अनाज और बीज जो होते हैं बोने के लिए बीज, वो मैं खरीद पाऊँ। मैं वो बीज ही खरीद पाऊंगा तभी मैं उस अनाज धरती को उगा पाऊंगा और उससे पोते को उसकी फसल मिलेगी और वो बड़ा होकर उस जमीन को संभाल पाएगा। इवन थॉट आई डाई, और मैं इसी सोच के साथ मरना चाहूंगा। एंड दो देयर अदर्स प्लांट इट एंड लैंड मस्ट बी पुट द सीड, और उसमें दूसरे पेड़ पौधे भी उगाऊंगा जिससे वो धरती और ज्यादा अनाज देगी और मेरा पोता उससे अपने जीवन यापन आगे कर पाएगा। तो हमने समरी में देखा, हमने स्टोरी की समरी है कि किस तरीके से एक किसान है, वो दो सिक्के मिलने के बावजूद वो भिखारी नहीं बनना चाहता, वो मतलब कुछ करना चाहता है और करके अपने पोते के लिए वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है। तो इस कहानी से हमें एक मोरल शिक्षा भी मिलती है कि किस तरीके से मतलब किसान जो है छोटा बच्चे के लिए मतलब बहुत कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो हमने इस स्टोरी के समरी में हमने ये पढ़ा कि जमीन में लास्ट में वो बोलते हैं कि उस जमीन पे अन्य लोग बोए फिर भी जमीन पे बीज तो बोने ही होंगे। जमीन जो है बिना बीज के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास कितना ही बड़ा खेत पड़ा हो, लेकिन जब तक आपके पास उसमें बोने के लिए अनाज नहीं है, पानी नहीं है, तब तक उस खेत की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये कहानी समझ में आई। अब मैं इसको आप लोगों को डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसका कहानी का वो पढ़ा के बता देती हूँ जो इसमें दिया हुआ है, और आप लोग उसको खुद भी अपने नोट्स में उसमें पढ़ सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है बिना किसी प्रारंभिक कथन के, ऐसे शुरू होती है मानो इसका वर्णन पहले से चल रहा हो कहानी का। यह कहानी किसानों की दुख भरी गाथा है जो बाढ़ के कारण अपनी जमीन व मकानों को छोड़कर नई राजधानी में आ गए हैं। वे नई राजधानी में से होकर चल रहे थे। ये लोग दूसरे प्रदेश के थे तथा काफी दूर से आए थे, यद्यपि उनकी जमीन इस समय इस सड़क से जिस पर वे इस समय चल रहे थे कुछ 100 मील की ही दूरी पे थी। जहाँ पे वो सड़क पे चल रहे थे उससे कुछ दूरी पे ही उनकी जो जमीन थी वो उसको बाढ़ से भी प्रभावित हो चुकी थी, तो उसको छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उन्हें तो लग रहा था कि ये बहुत दूर है, लेकिन उनको तो ऐसे लग रहा था कि हम बहुत दूर जा रहे हैं अपनी जमीन को छोड़ के। उन्हें लग रहा था मानो वे बहुत दूरी से आए हैं तथा विदेशी हैं। उन्हें ऐसे लग रहा था कि हम बहुत दूर से आए हैं और विदेश से आए हैं, तो हम अपनी जमीन को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। इस तरीके से उनकी आंखें ऐसे लोगों की आंखें जैसे लग रही थी जिन्हें अचानक ही संसार से दूर कर दिया गया हो, जहाँ वे सदा स्वयं को सुरक्षित महसूस किया करते थे। उनकी जो आंखें थी वो ऐसी लग रही थी कि उनको एकदम से किसी ने निकाल दिया है। जहाँ वो अपन अपने घर में रहते तो अपने को सेफ्टी फील होती है, एकदम से हम अपने घर को छोड़ के कहीं और जा रहे होते हैं तो हम डरे डरे से होते हैं। तो उस टाइप के हो रखे थे वो सारे ही लोग। उन्हें केवल ग्रामीण सड़कों पर चलने और खेतों में घूमने की आदत थी, किंतु अब वह एक बड़े बाजार की सड़क के किनारे पर बनी हुई पथरीली पट्टी पर चल रहे थे। सीमेंट की जो वो होती है सड़क होती है, रोड होती है, अब वो उस पर चल रहे थे। यह बाजारी सड़क ऐसी चीजों से भरी हुई थी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ मोटर गाड़ियाँ और ऐसी चीजें थी जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। फिर भी वे किसी चीज की तरफ नहीं देख रहे थे, अपितु बिना देखे चले जा रहे थे, मानो किसी सौपन में चले जा रहे हो। ऐसे जा रहे थे धुन में अपनी कि उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो वैसे ही सदमे में थे और वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी चल रही थी किसी भी चीज को वो नहीं देख रहे थे। इस
समय सैकड़ों की संख्या में लोग चले जा रहे थे। वे किसी भी चीज या व्यक्ति की ओर नहीं देख रहे थे तथा और लोग भी इस शहर के लोगों को कोई उनकी ओर नहीं देख रहा था। शहर शरणार्थियों से भरा हुआ था। हजारों लोग थे, जैसा जो कुछ भी मिला वह भोजन किए हुए थे तथा कुछ कपड़े पहने थे। शहर की दीवारों के बाहर बड़े बड़े कैंपों में चटाई पर शरण लिए हुए थे। बड़े बड़े कैंप लगे हुए थे और उनमें उन्होंने शरण ले रखी थी। दिन के किसी भी समय पर हर समय फटे पुराने वस्त्र पहने हुए स्त्री पुरुष तथा कुछ बच्चे कैंपों की तरफ आते देखे जा सकते थे। यदि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति उनकी तरफ देखता था तो वह बड़ी कटुता भरी निगाहों से देखता था कि अब यहाँ और भी शरणार्थी आ पहुंचे हैं। क्या उनका आना कभी खत्म नहीं होगा? उन्हें रोटी देने की कोशिश में उन्हें एक एक रोटी भी दी जाए तब भी हम सभी खुद भूखे मरने लगेंगे। उनको जो शहर में रहने वाले लोग थे वो ऐसे सोचते थे कि कितने आएंगे, कहाँ तक आएंगे, इनको इतनी कितनी रोटियां देंगे, मतलब अगर सारा खाना यही खाएंगे तो हम तो भूखे मरेंगे। मतलब उनको वो अपने स्वार्थ के ऊपर सोचे जा रहे थे। यह कटुता भय से भरी कटुता थी। छोटे छोटे दुकानदार उन अनेक भिखारियों को डांट कर भगा देते थे जो हर समय उनकी चौखट पर आते रहते थे। रिक्शा चलाने वालों को बहुत कम भाड़ा देने में लोग बेरहम हो गए थे। अब रिक्शा चलाने वाले जरूरत से 10 गुना ज्यादा हो गए थे। बड़ी गिनती में शरणार्थी रिक्शा चलाने का काम करने लग गए थे ताकि अपनी आजीविका के लिए वे कुछ कमा सके। पहले से रिक्शा चलाने वालों का काम करने वाले शरणार्थियों को कोसने लगे क्योंकि वे किसी भी भाड़े पर रिक्शा खींचने की सहमत हो जाते थे। उनको तो अपना जीवन यापन करना था तो वो कम रेट में भी निकाल रहे थे कि आ जाओ ठीक है। इस समय सभी के लिए किराया भाड़ा कम हो गया था और सभी नुकसान झेल रहे थे। शहर शरणार्थियों से भरा पड़ा था। उन्हें दर दर भीख मांगते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने प्रत्येक काम धंधे में बाड़ लगा दी थी। हर ठंडे प्रातः के समय को अनेक शरणार्थी सड़क पर मरे हुए भी पड़े दिखाई देते थे। सर्दी का मौसम होने की वजह से कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं थे, पहनने को जगह, रहने को, ओढ़ने को नहीं था, तो कुछ लोग मर भी जा रहे थे उनमें से। इसलिए जाड़े की संध्या के समय शरणार्थियों ने एक नए झुंड को आते हुए कोई क्यों देखेगा, इसलिए उन लोगों को कौन देखेगा, सबके लिए नॉर्मल सी वो बात होती थी। किंतु ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, ये कोई घटिया किस्म के लोग नहीं थे। ये सदा गरीब ही रहते हैं और किसी भी बाढ़ के समय तुरंत भिखारी बन जाते हैं। ये लोग ऐसे पुरुष थे जिन पर किसी भी राष्ट्र को गर्व हो सकता है। वो लोग ऐसे लोग थे जो किसान थे, जिनकी फसलें खाते हैं लोग, जिनकी वजह से आज जीवित हैं लोग, लेकिन उस टाइम में उनकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी। उन्हें देखने से स्पष्ट हो जाता था कि वे सभी एक ही क्षेत्र के लोग थे। उन्होंने एक जैसे गहरे नीले सूती कपड़े के वस्त्र पहन रखे थे। पुरुषों ने चुनरदार कुर्ते पहने हुए थे, औरतों ने उसी कपड़े में पटके रुमालों की भांति अपने सिरों पर बांधे रखे थे। पुरुष तथा स्त्रियां दोनों शरीर के लंबे व हष्टपुष्ट थे, यद्यपि औरतों के पांव उस समय के रिवाज के अनुसार बंधे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने कंधे पर 2 टोकरे लटकाए हुए थे जो एक लठ से बांधे हुए थे। इन टोकरों में कपड़े और रजाइयां रखी होती थी जो नीले कपड़े की बनी होती थी और जिनमें कोई रुई भरी हुई होती थी। उनके वस्त्र और रजाइयां साफ होती थी और बनावट में मजबूत होती थी। दोनों टोकरों में प्रत्येक तह लगी रजाई के ऊपर लोहे की एक कढ़ाई टिकाई होती थी जिसके नीचे चटाई का कोई टुकड़ा रखा रहता था। निसंदेह इस कढ़ाइयों में गांव के मिट्टी के बने चूल्हे में से केवल तभी उठाया गया था जब उन लोगों को पता चला कि अब उन्हें गाँव छोड़ के जाना होगा। मतलब उन्होंने इस तरह के तराजू टाइप में बना रखे थे और उनमें अपने सामान उन लोगों ने भर रखे थे और अपने सामान लेके वो जा रहे थे, जैसा कि आपने फिल्मों में उनमें देखा हुआ है उस टाइप से। किंतु किसी भी टोकरे में वहाँ भोजन का कोई निशान नहीं था। खाने को उनके पास कुछ भी नहीं था और न ही वहाँ इस बात का कोई चिन्ह था कि कढ़ाइयों में भी कोई भोजन पकाया गया है। भोजन के न होने की यह बात और भी पुष्ट हो जाती है जब कोई व्यक्ति उन लोगों के चेहरे को देखता था। वे चेहरे ऐसे लोगों के चेहरे थे जो भूख से मर रहे थे और जो निराशा से भरे थे पर चलते जा रहे थे। उन्हें एक शहर से अद्भुत नजारों की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वे मृत्यु के इतने समीप थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पा रहा था। कोई भी नया नजारा उनकी उत्सुकता को जागृत नहीं कर सकता था। वे ऐसे लोग थे जो अपनी जमीन पर
साथ बने रहे, पर जब तक भुखमरी से वहां निकलने को बाध्य न कर दिया। इस तरह वे बिना कुछ देखे खामोश और विदेशियों की भांति वहां से चले जा रहे थे। वे लोग जिन्हें पता होता है कि वे मर रहे हैं, जीवित लोगों की संसार से प्राय हो जाते हैं, कि पहले जब पता चल जाता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला, तो वो लोग वहां से अपने सिर्फ जीवन के बारे में सोचते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरीके से यापन करें। तो उनके साथ भी ऐसा ही था। खामोश स्त्री पुरुषों की इस लंबी श्रृंखला के आखिरी में बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार आदमी था, जो आकार में अति छोटा था। उसकी शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था। वह 2 टोकरियों का बोझा उठाए हुए था। एक टोकरी में रिजाई थी, उसके ऊपर एक कढ़ाई टिकाई हुई थी। दूसरे टोकरी में केवल रिजाई थी और उसके ऊपर कोई कढ़ाई नहीं थी। यद्यपि बोझा हल्का था, यह उस बूढ़े आदमी के लिए उठाना कठिन हो रहा था। स्पष्ट था कि यदि समय साधारण रहा होता तो वह अब काम करने की अवस्था में नहीं रहा था। वो इतना बूढ़ा था कि अब उससे वर्ष काम वो नहीं कर सकता था, और शायद कुछ वर्षों से वह इस तरह का परिश्रम करने का आदी भी नहीं रहा था। जब वह लड़खड़ाता हुआ जा रहा था तो उसकी सांसों में से सीटियों की आवाजें आ रही थी। यह देखने के लिए उसकी आंखों पर बोझ डालना पड़ रहा था कि उसे आगे जाने वाले लोग कहीं ज्यादा दूर तो नहीं निकल गए। इतना बूढ़ा था कि उसको गौर करके देखना पड़ रहा था ऐसे करके कि लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं। वह हाँफ रहा था और चेहरे से ही वह अति दुखी लग रहा था। उसके लिए अत्यधिक कमजोरी का कारण और आगे बढ़ना असंभव हो गया। उसने अपने बोझ को बहुत ही धीरे से नीचे रखा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसका सिर उसके घुटनों के मध्य धंस गया और उसकी आंखें बंद हो गई। वह जोर जोर से हाँफ रहा था, यद्यपि वह अत्यंत भूख से पीड़ित था। हाँफने के कारण उसके गालों पर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए छाबड़ी वाला जो नूडल बेच रहा था वहां समीप ही आकर खड़ा हो गया और अपनी आवाज लगाने लगा। उसी के पास में कोई बेच रहा था, नूडल्स बेच रहा था, वो वहां पे आके खड़ा हो गया और वो नूडल्स जोर जोर से बेचने लगा। उसकी छाबड़ी में रखे दीपक की रोशनी उस बूढ़े आदमी की झुकी हुई आकृति के ऊपर पड़ रही थी। पास से गुजर रहा एक आदमी वहां थोड़ा रुका और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर कसम, मेरे पास आज देने को कुछ नहीं है। यदि मैं अपने बच्चे को नूडल्स के अतिरिक्त कुछ भी खाने को न दूं तो मैं उसे चांदी का वह सिक्का दे ही देता जो मैंने कल के भोजन के लिए आज कमाए हैं। यदि मेरा अपना बाप आज जीवित होता तो मैं यह उसे दे देता। ठीक है, कोई पास से गुजरने वाला आदमी बोलता है कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैंने ये थोड़ा सा जो कमाया है वो मैं दे देता अगर मेरे पास कुछ होता। तो इस तरीके से उनकी बात होती है। फिर उसने थोड़ा टटोला, फिर उसने अपने फटे पुराने कमरबंद में से चांदी का एक सिक्का निकाला। एक पल रुकने और थोड़ा बड़बड़ाने के बाद उसमें तांबे का एक सिक्का और जोड़ दिया। फिर उसने ऐसे करके ढूंढा और फिर 2 सिक्के उसको मिलते हैं, चांदी और उसके तांबे के, तो वो उसको फिर वो दे देता है। यह लो बूढ़े बाबा, उसने कुछ तीखे दया भाव से कहा, और मेरे खड़े खड़े कुछ नूडल्स लेकर खा लो, और मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ लेके आप खा लो, इस बच्चे को भी कुछ खिला दो। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और उठाया। उसने चांदी का सिक्का देखा और उसमें हाथ बाहर नहीं बढ़ाया। वह कहने लगा, श्रीमान, मैंने आपसे भीख नहीं मांगी। श्रीमान, हमारे पास बढ़िया जमीन है और कभी पहले इस तरह भूखे नहीं मरना पड़ा, किंतु इस वर्ष नदी में बाढ़ आ गई और ऐसे समय में बढ़िया जमीन वालों को भी भूखे मरना पड़ता है। श्रीमान, हमारे पास कोई बीज तक नहीं बचा। अब हम अपने बीज वाला अनाज भी खा रहे हैं। मैं उन्हें कहता रहा कि हमें बीज खाकर समाप्त नहीं करने चाहिए, किंतु वे बच्चे थे और भूखे थे और इसको वो खा गए। बूढ़ा आदमी उसको बोलता है। फिर वो बोलता है, यह ले लो। उस आदमी ने कहा। उसने बूढ़े आदमी की झोली में वे सिक्के डाल दिए और गहरी सांस लेता हुआ अपने रास्ते में आगे चला गया। छाबड़ी वाले ने अपना नूडल्स का प्याला तैयार किया और आवाज लगाई, बाबा, आप कितने नूडल्स खाओगे? तभी बूढ़ा आदमी चौंका। उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी झोली टटोली और वह 2 सिक्के दिखाई दिए, एक तांबे का, दूसरा चांदी का। वह बोला, एक छोटा प्याला ही काफी रहेगा। तो क्या आप केवल एक छोटा प्याला ही खा सकते हैं? छाबड़ी वाले ने चकित होते हुए पूछा। यह मेरे लिए नहीं है, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। छाबड़ी वाले ने हैरानी से उसकी ओर देखा, किंतु उसने और कुछ न कहा और प्याला तैयार करने लगा। जब वह तैयार हो गया तो उसने आवाज देकर कहा, यह लीजिए, और वह यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि उसे कौन खाएगा।
बूढ़ा आदमी बहुत जोर लगाकर उठा और उसने कांपते कांपते से प्याला ले लिया। फिर वह चलकर दूसरे टोकरे के पास गया और टोकरे के अंदर क्या है वहां उसने देखा। रजाई एक तरफ हटाई और पूरे समय के दौरान छापने वाला उसे बहुत गौर से देखता रहा। जब बूढ़े आदमी ने रजाई को हटाया तो उसमें छोटे से लड़के का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। कोई यह भी कह सकता था कि बच्चा मरा हुआ है, किंतु जब बूढ़े आदमी ने बच्चे को उठाया तो उसके मुंह छोटे से प्याले से सीरे के साथ लगाया और वह धीरे धीरे निगलने लगा। ऐसे लग रहा था कि बच्चा मर गया है, लेकिन उसके मुंह पे लगाया तो वो धीरे धीरे उसको खाने लग जाता है। जब तक कि वह गरम गरम मिश्रण पूरा समाप्त हो गया। बूढ़ा आदमी धीरे स्वर में कहता रहा, ला मेरे लाल, लो मेरे बच्चे, आपका पोता है? छाबड़ी वाले ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने कहा, इकलौता बेटे का पुत्र है। मेरा बेटा और उसकी पत्नी जब खेत में काम कर रहे थे तो बांध टूट गया और वो डूब गए और मर गए। उस बच्चे ने कोमलता पूर्वक ढक दिया। फिर वो अपने कुलों के बाहर जमीन पर बैठ गया और अपनी जीभ से ध्यानपूर्वक छोटे प्याले के चारों तरफ फेरी और भोजन का कोई भी अंश शेष न रहे। खाने वाला को जो बचा वो उसको खा लेता है। फिर मानो उसका पेट भर गया हो, उसने प्याला वापस छाबड़े वाले को दे दिया। किंतु तुम्हारे पास ये चांदी का सिक्का है, तुम्हारे पास ये चांदी का सिक्का, छाबड़े वाले ने कहा। उसने बहुत हैरानी से उस बूढ़े व्यक्ति के नूडल्स देने के लिए न कहा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर न कह दी, यह सिक्का बीजों के लिए है। उसने उत्तर दिया। जो ही मेरी नजर इस पर पड़ी मैं समझ गया कि मुझे इससे बीज खरीदने चाहिए। वे सभी बीज खा गए थे और अब जमीन को किसी से बोया जाना था। यदि मैं स्वयं गरीब न होता, छाबड़ी वाले ने कहा, तो मैं शायद तुम्हें एक प्याला दे देता, लेकिन उस आदमी को दूर जिसके पास चांदी का सिक्का हो। फिर उसे उलझन में पड़े हुए अपना सिर हिला दिया। भाई, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे पता है कि यह बातें तुम्हारी समझ से बाहर की है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जमीन होती तो तुम्हें पता होता है कि इसे दोबारा बीज बोने के लिए अन्य वर्ष के लिए भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। अपने इस पोते के लिए सबसे उत्तम काम जो मैं कर सकता हूँ वह यह है कि जमीन के लिए थोड़े से बीज खरीद दूँ। यद्यपि मेरी मृत्यु हो जाए और इस बीज को कोई अन्य व्यक्ति बो दे, पर जमीन पर बीज तो बोने ही होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बोझ को फिर उठाया। फिर बूढ़ी टांगे से कांप रही थी। सीधी लंबी सड़क की तरफ उसने आंखें उठाकर देखा और लड़खड़ाते हुए वह आगे चला गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी है, मतलब द रिफ्यूजी करके है। तो आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग खुद पढ़ना इस स्टोरी को और अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज अपनी स्टोरी यहीं पे हमारी खत्म होती है।